हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्लास 11th अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। अकाउंट्स के बेसिक के बारे में आपको बता चुका था। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। इस चैप्टर में आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 4 टॉपिक टोटल कवर करेंगे। हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे, उसके अलावा कुछ लिमिटेशंस देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। पेपर के अंदर थ्योरी 11th क्लास में ज्यादा पूछी जाती है, ध्यान से करना है इसको। कोई भी डाउट वगैरह होता है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो के प्रोडक्टिव यूज के लिए वीडियो को एंड तक देखना। तो विदाउट टॉकिंग फर्दर चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को और सीखते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स को। हाँ बच्चों, आज की वीडियो के जो मेन टॉपिक्स है वो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, क्लास 11th इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग फर्स्ट चैप्टर के अंदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग और फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अगर हम बात करें इस चैप्टर के टॉपिक्स की तो देखो, पहले तो ध्यान से सुनो कि अगर आपको किसी भी चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना है या किसी भी सब्जेक्ट की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है तो उसकी थ्योरी को ध्यान से समझो। तो यहां पर हम लोग थ्योरी की बात करने वाले हैं, समझ के आगे बढ़ेंगे, अपने आप लर्न हो जाएगी थ्योरी। पेपर के अंदर 11th क्लास के अंदर एग्जाम्स में स्पेशली थ्योरी पूछी जाती है अच्छे खासे मार्क्स की। 20 से 25 नंबर की थ्योरी आपको मिल जाएगी 11th क्लास में, तो थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनो, हमारे पास पहला टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। सर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है सर पर्पस, यानी आप अकाउंटिंग के थ्रू क्या पर्पस सॉल्व करने वाले हो, क्या इसके एंड ऑब्जेक्टिव, एंड पर्पस निकलने वाले हैं। देखो ध्यान से यार, हम लोगों ने ना ऑब्जेक्टिव की बात बाद में करते हैं, पहले ना हम ये जानते हैं कि मेन अकाउंटिंग का पर्पस क्या होता है। मेन अकाउंटिंग का पर्पस होता है कि आपके बिजनेस के सारे रिकॉर्ड्स को रखना और आपके बिजनेस का करेक्ट प्रॉफिट लॉस बताना। लास्ट क्लास में जब हमने लास्ट वीडियो में जब हमने डेफिनेशन की थी अकाउंटिंग की, तो याद करो उसमें हमने स्टेजेस की थी, पहले आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरिंग, फिर रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। ठीक है, देखो ये वाले जो स्टेप्स है क्या बता रहे थे कि हमने बिजनेस की रिकॉर्डिंग करी, बिजनेस की रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफाइंग किया यानी ग्रुपिंग किया, फिर हमने उसके प्रॉफिट लॉस निकाला समराइजिंग के स्टेप में। वो पूरा का पूरा काम हमने जो किया था बिजनेस का अल्टीमेट प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए किया था। यानी मैं कह सकता हूं बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव बन गया रिकॉर्ड रखना, एक बन गया प्रॉफिट लॉस निकालना। उसके बाद हमने बात की थी कि बिजनेस के हमने जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो कम्युनिकेट करने होते हैं उसके यूजर्स को। हमने इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स की बात की थी, यानी एक हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव और बन गया कि हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करेंगे उसके यूजर्स को। यूजर्स को कम्युनिकेट करने का रीजन ताकि वो उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करके बेटर टू बेटर डिसीजन फॉर द फ्यूचर ले पाए। तो ऐसे ही कुछ ऑब्जेक्टिव, अगर इस पूरे प्रोसेस को जानते हो तो बहुत जल्दी तुम्हें याद हो जाएंगे। पहला ऑब्जेक्टिव हमारे पास आता है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अब ये भी हमने बात करी कि हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करेंगे, ये हमारा अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव रहेगा। जो भी आप ट्रांजैक्शन पूरे टाइम पीरियड पे कर रहे हो, टाइम पीरियड का मतलब जो भी आपका अकाउंटिंग पीरियड है, जैसे सपोज मैं आपको बोलता हूं यहाँ पे कि 1st ऑफ अप्रैल से आपका ईयर स्टार्ट होता है और 31st ऑफ मार्च तक चलता है। सर ये कौन सा ईयर ले रहे हो? बेटा इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। यानी अब आप 11th क्लास में आ गए हो, बड़े बच्चे हो गए हो, अब आपको कैलेंडर ईयर जो कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर चलता है उसको नहीं पढ़ना। उसको पढ़ना है तो इतना ज्यादा नहीं पढ़ना, मेनली आपने यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर की ही बातें करनी है। तो देखो ये आपका अकाउंटिंग पीरियड था। इस पीरियड में आपने बहुत सारी ट्रांजैक्शंस की होंगी, उन ट्रांजैक्शंस को, उन सारी जो आपने डीलिंग्स की होंगी उनका रिकॉर्ड रखना हमारे अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है। तो मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड, सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाना ऑब्जेक्टिव हो गया। सेकंड और मेन ऑब्जेक्टिव डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट लॉस, यानी आप बिजनेस ने क्या कमाया और क्या गवाया। ऑब्वियसली अगर आप एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो तो प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हो, यानी एक रिजल्ट चाहिए आपको उस बिजनेस का, तो रिजल्ट निकालना यानी कि प्रॉफिट या लॉस निकालना भी हमारा बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव होता है। प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यूज करता है, जो आगे जाके हम लोग प्रैक्टिकल चैप्टर में करना भी सीखेंगे कैसे बनता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव बनता है डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। ध्यान से सुनना, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब आपका बिजनेस फाइनेंशियली कहां स्टैंड कर रहा है। फाइनेंशियली का मतलब कितना बिजनेस के पास पैसा है। 2 वर्ड्स लेता हूं यहां पर मैं, यहां से आपको पता लगता है कि बिजनेस के पास कितनी एसेट्स हैं और बिजनेस के पास कितनी लायबिलिटीज हैं। सर ये क्या होता है? एसेट्स लायबिलिटी क्या होता है? एसेट्स लायबिलिटी बेटा होता है बिजनेस के, देखो जो बिजनेस के फ्यूचर के बेनिफिट्स पड़े हुए हैं, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, फायदे, वो होते हैं एसेट्स। और जो फ्यूचर के कर्जे पड़े हुए हैं यानी फ्यूचर इकोनॉमिक लॉसेस जो पड़े हुए लायबिलिटीज। ऑल्दो सेकंड चैप्टर में इन दोनों को, एसेट्स लायबिलिटीज जैसे बहुत सारे और भी टर्म्स है, डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पर थोड़ा बहुत बताना जरूरी था। तो देखो अगर बिजनेस के फायदे और नुकसान यानी जो फ्यूचर में होने वाले कर्जे है वो हमें पता है, तो हम बिजनेस को बता सकते हैं कि वो बिजनेस कहां स्टैंड कर रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन बता सकते हैं बिजनेस की। नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करता है,
किस लिए फैसिलिटेट करता है सर? फैसिलिटेट करता है बिजनेस को फ्यूचर में डिसीजन लेने के लिए। देखो मैनेजमेंट में कौन आया? मैनेजमेंट में आया सर ओनर, ये बिजनेस का ओनर है। इसको क्या चाहिए? बिजनेस के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के बेस पे फ्यूचर के लिए डिसीजन लेगा कि हाँ यार हमारे बिजनेस में ये गलत हो रहा है, यहां सुधार करने की जरूरत है, प्रॉफिट लॉस के बेस पे ही। और वो प्रॉफिट लॉस पता कैसे लगेगा? अकाउंटिंग के थ्रू पता लगेगा। यानी मैनेजमेंट को फैसिलिटेट किया फ्यूचर डिसीजन लेने के लिए, फ्यूचर में और अच्छा काम करने के लिए। फिर आता है हमारे पास प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। ये तो लास्ट क्लास वाला ही पॉइंट हो गया सर। जो हमने पूरी के पूरे फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाए, बिजनेस का प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट किया, उसको हमने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड किया उसके यूजर्स को। यूजर्स लास्ट क्लास में पढ़े थे, कौन कौन से हो सकते हैं सर? इंटरनल यूजर्स हो सकते हैं और एक्सटर्नल यूजर्स हो सकते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर, इंटरनल यूजर कौन था सर हमारे पास? ओनर। ओनर को बिजनेस के अकाउंट्स की जरूरत है, बिल्कुल यही वाला पॉइंट है, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, क्योंकि फ्यूचर का डिसीजन लेने हैं उसने। एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन से हो सकते हैं सर? गवर्नमेंट, सप्लायर, कस्टमर, एम्प्लॉइज, ये सारे बिजनेस के एक्सटर्नल यूजर्स है। इनको बिजनेस के अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है, इनको भी फ्यूचर के डिसीजन लेने होते हैं, इसलिए। ठीक है, देखो तो प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर, ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ हमारा अकाउंटिंग के थ्रू। फिर है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, ध्यान से सुनना ये वाला ऑब्जेक्टिव। बिजनेस के पास एसेट्स पड़ी होती है, एसेट्स अभी अभी आपको बताया, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स यानी एसेट्स, फायदे पड़े हुए हैं, उन फायदों को प्रोटेक्ट करना। पहली बात तो अकाउंटिंग के थ्रू उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। अगर आप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बना के चल रहे हो अपने सारे फायदों के, फ्यूचर में जो फायदे होने वाले हैं उनके, तो आप उनको बेटर तरीके से प्रोटेक्ट भी कर सकते हो फ्यूचर के लिए। सो प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स का ऑब्जेक्टिव पूरा होता है अकाउंटिंग के थ्रू। आई होप सो आपको बिजनेस के ऑब्जेक्टिव समझ आते हैं। पेपर में इंपॉर्टेंट है, सारी रेलेवेंट थ्योरी इन ऑब्जेक्टिव्स की डिटेल में आपको दिखती गई है। नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। बेटा अगर आपको ना ऑब्जेक्टिव अच्छे से याद हो जाते हैं तो फंक्शंस में से ना कॉमन पॉइंट निकाल लो, यानी दोनों के अंदर कॉमन पॉइंट निकाल लो, बहुत आसान काम हो जाएगा। अगर मैं फंक्शन की पहले तो बात करते हैं सर, ऑब्जेक्टिव और फंक्शन में डिफरेंस क्या है? देखो ऑब्जेक्टिव है एंड पर्पस, कि एंड में क्या होगा, इससे क्या हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। फंक्शन का मतलब है क्या क्या करके सॉल्व करेंगे, यानी इसमें एक्चुअल में आपको करना क्या है। देखो मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ये ऑब्जेक्टिव है, बट मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाना एक फंक्शन भी है। ठीक है, देखो यानी पहला फंक्शन हुआ सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, क्या ये सेम काम नहीं हो गया? यहां पर भी हमने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाए, यहां पर हमने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाए, यानी देखो यहां पर अब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बना रहे हो कि बिजनेस ये फंक्शन परफॉर्म करेगा, यहां ऑब्जेक्टिव है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बन जाने चाहिए। तो आई होप तो समझ आता है, सेम पर्पस है। सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड डेट वाइज, अमाउंट वाइज, पार्टी वाइज, जो भी आपकी पार्टीज हैं डीलिंग कर रहे हो उनसे सबसे सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट्स। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहां पर बात की थी हमने डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन और डिटरमाइनिंग प्रॉफिट लॉस। ये जो दो काम है ये आप कैसे करोगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर फाइनल अकाउंट्स बना के ही करोगे। इसमें आप क्या करते हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या है सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट, 11th क्लास के पर्पस के हिसाब से बताऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनल अकाउंट्स एक ही बात है। ये हमारे पास 3 तरीके की स्टेटमेंट है, ये हम बनाएंगे। इसके थ्रू क्या पता लगेगा सर? इसके थ्रू पता लगेगा बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस कमाया। उसके अलावा बिजनेस के पास क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, यानी क्या एसेट्स लायबिलिटीज पड़ी हुई है, बैलेंस शीट के थ्रू पता लगेगा। यानी बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करना भी एक फंक्शन बन जाता है अकाउंटिंग का। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। लीगल रिक्वायरमेंट देखो, आपको ना गवर्नमेंट को वेरियस टैक्सेस पे करने होते हैं, जैसे जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, और बहुत सारे रिपोर्ट्स गवर्नमेंट को आपको प्रोवाइड करने होते हैं। तो फ्यूचर में अगर कभी जीएसटी वगैरह जो भरना है गवर्नमेंट को, पैसा देना है गवर्नमेंट को, उसकी अच्छे से कैलकुलेशन, उसकी ऑथेंटिक कैलकुलेशन आप अकाउंटिंग के थ्रू कर सकते हो। कल को अगर गवर्नमेंट का कोई पर्सन या बोलता है आपको कि आपने सही से जीएसटी नहीं भरा, तो आप उसको अकाउंटिंग रिकॉर्ड दिखा के अपने आप को डिफेंड कर सकते हो। तो लीगल रिक्वायरमेंट्स अगर इस तरीके की फ्यूचर में कोई आती है तो वो अकाउंटिंग ही पूरा करता है उसको। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सर ये तो फिर से यही वाला स्टेप आ गया। ये रहा हमारे पास प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर, प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये भी यूजर्स को प्रोवाइड करनी है, बिल्कुल सेम पॉइंट है। यानी ये भी एक फंक्शन हो गया अकाउंटिंग का कि इंटरनल एक्सटर्नल यूजर को जो भी इंफॉर्मेशन है फाइनेंस की वो प्रोवाइड की जाए। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, ये वाला पॉइंट नहीं था, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, ये भी तो मैनेजमेंट को असिस्ट कर रहा है फ्यूचर में डिसीजन मेकिंग के लिए, कि फ्यूचर के लिए हमें बिजनेस के क्या डिसीजंस लेने हैं, क्या रेलेवेंट हो सकता है। तो आई होप सो आपको समझ आता है। ये हमारे पास फंक्शंस, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव। याद करने का बेस्ट तरीका क्या है? दोनों में से कॉमन पॉइंट निकालो, ऑलमोस्ट सब कुछ कॉमन मिलता है हमें।
ठीक है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव अच्छे से याद हो जाएंगे, आप फंक्शन भी लिख के आओगे सही से, तो आई होप सो ये टॉपिक समझ आता है। चलिए करते हैं नेक्स्ट टॉपिक और आगे बढ़ते हैं चैप्टर पे। हाँ बच्चों, जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, पेपर में याद करना भी इजी है, लिखना भी इजी है। कैसे करेंगे, देखो एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं, यानी आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं अकाउंट्स बना के। देखो फायदे मिलेंगे जो हमने ऑब्जेक्टिव और फंक्शन में पढ़ा, काफी हद तक वैसे ही मिलेंगे। जैसे सबसे पहले हमारे पास फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। पहला एडवांटेज है हमारे पास कि अकाउंटिंग के थ्रू हमें बिजनेस की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पता लग जाती है, प्रॉफिट लॉस एसेट लायबिलिटीज इनके बारे में पता लग जाता है। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, अब तो सर ये पॉइंट ही पुराना हो गया, कितनी बार आ गया हमारे पास कि हमारी जो मैनेजमेंट है उसको असिस्टेंस मिल जाती है फ्यूचर डिसीजन मेकिंग के थ्रू, फ्यूचर डिसीजन मेकिंग के लिए अकाउंटिंग के थ्रू। फिर है रिप्लेसेस मेमोरी, ये अच्छा पॉइंट है। रिप्लेसेस मेमोरी का मतलब अगर आप सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग कर रहे हो सारे ट्रांजैक्शंस की, सारे एक्सपेक्ट्स की, अकाउंट्स के, अपने बिजनेस के सारे अकाउंट्स को रिकॉर्ड कर लिया है, तो आपको उनको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने अच्छे से सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग की हुई है, तो रिप्लेसेस मेमोरी। फिर है हमारे पास फैसिलिटेटिंग कंपैरेटिव स्टडी। देखो आप ना सिस्टमैटिक अकाउंटिंग के थ्रू कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हो। कंपैरेटिव स्टडी का मतलब आप अपने इस साल की परफॉर्मेंस को पिछले साल की परफॉर्मेंस से कंपेयर कर सकते हो और करेक्टिव मेजर्स ले सकते हो। सपोज आपने इस साल जो परफॉर्म किया पिछले साल से अच्छा या बुरा किया। अगर अच्छा परफॉर्म किया तो हाँ आप देखोगे क्या फैक्टर थे जिससे पिछले साल आपको नुकसान हुए थे। अगर बुरा परफॉर्म किया तो आप ये देखोगे कि क्या फैक्टर जिनसे पिछले साल फायदे हुए थे। यानी कंपैरेटिव के कंपैरिजन के थ्रू आप बेटर परफॉर्मेंस के लिए डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। तो फैसिलिटेशन ऑफ कंपैरेटिव स्टडी। फिर है हमारे पास फैसिलिटेशन ऑफ सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। गवर्नमेंट आपसे टैक्सेस चाहती है और कुछ नहीं चाहती, तो गवर्नमेंट जो टैक्सेस लेगी आपसे वो ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स लेगी। तो अगर आपने अच्छे से अकाउंट्स बना रखे हैं तो आपको टैक्स लायबिलिटीज को सेटलमेंट करने में दिक्कत नहीं आएगी। फिर है फैसिलिटेटिंग लोन्स। बिजनेस से ना देखो क्या होता है, बिजनेस को पैसे की जरूरत पड़ती है रन होने के लिए, तो बिजनेस को पैसा कहां से मिल सकता है, बैंक से मिल सकता है। बैंक किस बेस पे पैसा देगा, बैंक आपको पैसा देगा आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के बेस पे और आपके प्रॉफिट लॉस के बेस पे। अगर आपने प्रॉफिट कमा रखा है, जस्टिफाई कैसे करोगे बैंक को, अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स दिखा के। तो बिजनेस को फाइनेंशियल बैंक को आप अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स दिखाओगे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट बैंक विल गिव यू द लोन फॉर योर फ्यूचर। यानी फैसिलिटेशन लोन के लिए हमारे पास बहुत जरूरी है एक अकाउंट्स को बनाना। उसके अलावा एविडेंस इन कोर्ट। कभी कभी ना ऐसा होता है कि हमारा बिजनेस के ऊपर ना एलिगेशंस लग जाते हैं और हमें अपने आप को सही साबित करने के लिए सबूत चाहिए होते हैं, तो आपके जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं वो एक सबूत की तरह काम करते हैं कोर्ट के अंदर। यानी कल को अगर कोई केस हुआ तो आप अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को कोर्ट में प्रेजेंट करके अपने आप को सिक्योर कर सकते हो। तो एविडेंस इन कोर्ट। सर ये तो हो गई एडवांटेजेस। इस आती है हमारे पास कुछ लिमिटेशंस, यानी कमियां भी हैं अकाउंट्स में। सबसे बड़ी कमी क्या है सर, अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। देखो यार पूरे साल की स्टेटमेंट मैंने अभी आपको बताया 1 अप्रैल से ईयर स्टार्ट होगा, 31 मार्च को खत्म हुआ। सपोज 1 अप्रैल 24 से स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 25 को खत्म होगा, 1 ईयर। पूरे साल में आपने हजारों लाखों ट्रांजैक्शंस की होंगी, उन सारी ट्रांजैक्शंस को यानी उन सारी डीलिंग्स को रिकॉर्ड करना ह्यूमन एरर हो सकता है। कई सारे एस्टिमेशंस भी लिए होंगे, यानी फ्यूचर के लिए आपने कोई चीजें मान के चली होंगी, तो उन सब के बेस पे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाए हैं। तो सर अगर आपने कोई चीजें मान के चली हैं तो वो फुली एग्जैक्ट कैसे हो सकती हैं, 100% आपके अकॉर्डिंग चीजें कैसे हो सकती हैं। तो अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट बिकॉज अकाउंटिंग इज प्रिपेयर्ड ऑन सम एस्टिमेशंस, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। अब देखो यहां पर ना इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन का मतलब है कि हमारे जो अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं ना वो प्रिपेयर होते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। सर ये क्या वर्ड आ गया, हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब है आप अपने बिजनेस में जो भी आइटम्स को रिकॉर्ड करते हो, जैसे सपोज बिजनेस के पास एक बिल्डिंग पड़ी हुई है, बिल्डिंग रिकॉर्ड हुई बिजनेस में, मान लो 10 लाख रुपए की खरीदी थी। अब बिजनेस कहेगा यार ये जो बिल्डिंग है या फिर जो भी आपकी पर्टिकुलर आइटम है वैसी, वो ओवर द ईयर यूज करने के बाद तो कम हो जाएगी। सपोज बिजनेस ने एस्टिमेट लगाया कि एवरी ईयर 10% से आपकी बिल्डिंग कम हो जाती है। तो अगर 10 लाख की बिल्डिंग है, आई होप सो इतना मैथ सबको आता है, और हर साल 10% से कम हो जाती है, यानी 1 लाख रुपए हर साल कम हो जाती है। ये जो कम होता है ना इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। डेप्रिसिएशन इट इज अ लॉस इन द वैल्यू ऑफ योर एसेट। ये बिल्डिंग थी हमारी, ये हमारी एसेट थी, फ्यूचर में बेनिफिट दे रही थी ये, इसकी वैल्यू 1 लाख से हर साल कम हो रही है, 10% ईयरली कम हो रही है, यानी 10 साल के अंदर बिल्डिंग जीरो हो जाएगी। बट एक्चुअल में बिल्डिंग की वैल्यू 10 साल के बाद बढ़ गई है, यानी हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में तो 10% डेप्रिसिएशन के अकॉर्डिंग वो जीरो हो चुकी है, बट एक्चुअल में बढ़ी हुई है। यानी हिस्टोरिकल कॉस्ट कहता है, यानी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बने हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। उसने तो कहा था कि आप बिल्डिंग को जो सिस्टमैटिक लॉस माइनस करके दिखाओ,
यानी 10 साल के बाद जीरो हो जाएगी। पर एक्चुअल मार्केट में जब बेचने जाएंगे तो बिल्डिंग क्या जीरो की बिकेगी? नहीं सर, वो तो महंगी बिकेगी 10 लाख से भी। तो सर ये देखो, अकाउंटिंग ने अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ दिस, यानी प्राइस लेवल चेंजेस जो थे उनको इग्नोर करके। नेक्स्ट है हमारे पास अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स का मतलब ऐसे एलिमेंट जिनको मॉनेटरी वैल्यू में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। याद करो जब हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था सिर्फ और सिर्फ क्या चीजें रिकॉर्ड करेंगे अकाउंट्स में हम, जो आइडेंटिफिकेशन और मेजरमेंट की जा सकती है मॉनेटरी वैल्यू में। तो जो चीजें मनी में मेजरमेंट नहीं हो सकती उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। जैसे सर मैनेजमेंट की, इंप्लॉइज की स्किल, ठीक है, हमारे पब्लिक रिलेशंस, हमारा मार्केट के अंदर रेपुटेशन, गुडविल, इन सब चीजों को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा क्योंकि इन सब चीजों की वैल्यू नहीं लगाई जा सकती। ओके, ये लिमिटेशन थी। उसके बाद अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। बिल्कुल अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन जैसा ही है कि देखो मार्केट में इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस का मतलब अगर बताऊं तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के इफेक्ट्स को इग्नोर किया जाता है अकाउंट्स बनाते हुए। जैसे देखो 10 लाख की बिल्डिंग रिकॉर्ड करी, ये 10 लाख की दिख रही है, बट मनी की वैल्यू तो चेंज हो रही है ना, 10 लाख महंगा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। आप वो चीज रिकॉर्ड नहीं करोगे तो प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर किया जाता है। अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग, बहुत अच्छा वर्ड है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है सर मैनिपुलेटिंग योर अकाउंट्स, मैनिपुलेटिंग योर रिकॉर्ड्स टू शो द बेटर पिक्चर देन एक्चुअली इट इज। यानी आपके जो अकाउंट्स है उससे बेटर पिक्चर दिखाने के लिए आप उनको मैनिपुलेट कर देते हो, इन्फ्लेट कर देते हो। एक बहुत ही फेमस केस है सत्यम कंप्यूटर का इस विंडो ड्रेसिंग पे, हम उसके ऊपर एक केस स्टडी करेंगे। तो आई होप सो आपको ये समझ आता है कि अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। ठीक है, विंडो ड्रेसिंग का मतलब मैनिपुलेट करना, महंगे करके दिखाना अकाउंट्स को, गलत पिक्चर प्रोवाइड करना ताकि आप बैंक वगैरह से इजीली लोन ले पाओ। तो ये एक अकाउंटिंग में लिमिटेशन आ सकती है, विंडो ड्रेसिंग करके लोग धोखाधड़ी करते हैं बिल्कुल। तो देखो ये थी एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, पेपर में याद होनी जरूरी है। आई होप सो ये भी समझ आता है आपको। आज की वीडियो के लिए आई थिंक बहुत है, हमने 4 टॉपिक कवर किए। पहले की ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। आई होप सो आपको सारा कंटेंट समझ आया है। कोई भी डाउट रहे तो नीचे कमेंट सेक्शन का यूज करो, पूछो, वीडियो को शेयर करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो टुवर्ड्स योर फ्रेंड्स। और इसके अलावा वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।